सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 जो है सेमेस्टर 3 का उसका जो मॉड्यूल 1 है ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल, उसका आज लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग लेंगे, जिसके अंदर ये समझेंगे हम लोग कि जो शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग होते हैं उनके साथ में कौन से फॉर्म ऑफ वायलेशंस होते हैं उनके राइट्स के, एंड किस तरीके के उनके मतलब मैकेनिज्म बनाया गया है रिड्रेसल का, कि जो एससी जो लोग होते हैं यानी शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं वो अपने इस राइट के वायलेशन का किस तरीके से रिड्रेसल कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को बचा सकते हैं कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाना, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आज काफ़ी सारे केसेस के बारे में भी समझेंगे, कौन से केसेस हुए हैं आखिर इस शेड्यूल कास्ट के साथ में, मतलब अलग अलग चीज़ें उनके साथ हुई है, काफ़ी सारे वायलेशंस उनके राइट्स के किए गए हैं, तो सारी चीज़ें आज समझेंगे। ठीक है, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है फॉर्म ऑफ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ एससीज, यानी क्या कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं उनके जो राइट्स, उनको जो जो अधिकार मिला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर जो भी लॉ के द्वारा, कहीं से भी जो भी उनको राइट्स मिले हुए हैं, वो काफ़ी अलग अलग तरीके से उनके राइट्स के वायलेशन किए जाते हैं हमारे समाज के अंदर। ठीक है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, मतलब पूरे समाज के अंदर कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं जो कि ये शेड्यूल कास्ट वालों के साथ मतलब उनके राइट्स का वायलेशन करते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी या फिर ऐसे अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो वही कौन से टाइप्स के, यानी कौन से ऐसे वायलेशंस होते हैं राइट्स के एससीज के खिलाफ में, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, उनके राइट्स के कौन से वायलेशंस होते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देयर आर ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ एससी स्पेशली बाय द अपर कास्ट पीपल, सम ऑफ द वायलेशन आर एज फॉलो। मतलब क्या कि देखो, अगर देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके शेड्यूल कास्ट के लिए जितनी भी मतलब राइट्स उनको दिया गया है कि ये सारे आपके पास राइट्स है, अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पर मतलब या फिर पहले के टाइम पर खास करके ज़्यादातर देखोगे तो काफ़ी सारे सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग होते हैं, खास करके जो अपर कास्ट वाले जो लोग होते हैं वो इन राइट्स का वायलेशन करते हैं, और जो एससी शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग होते हैं उनको जो भी राइट्स मिले हुए हैं उनका मतलब उनके राइट्स को वायलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, उन्हें परेशान करते हैं वो सारी चीज़ें। तो कौन से वायलेशंस होते हैं तो यहाँ पर बोला गया है। तो देखो, सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ वायलेशन है वो है प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी क्या कि देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखोगे तो आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो खास करके ही बनाया गया है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स 2 पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 17 जो है वो इसी बात के ऊपर है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, की कोई भी जो है अब अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेगा। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, कि तू छोटी जात वाला है, तू कुएं का पानी को नहीं छुएगा, नहीं तो कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे पहले बहुत होता था, इन लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, मतलब पूजा करने के लिए। तो जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको अबोलिश कर दिया गया, यानी बैन कर दिया गया आर्टिकल 17 के हिसाब से। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि आप कोई भी अनटचेबिलिटी को परफॉर्म नहीं करेगा। फिर भी अभी के टाइम पे देखो, या फिर गाँव में किसी छोटे मोटे इलाके में देखो, तो काफ़ी सारे जगहों पर अभी भी जो छोटी कास्ट वाले जो दलित होते हैं या फिर जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जितने भी कास्ट आते हैं उन लोगों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, इस बात पर कि तुम लोग छोटी कास्ट वाले हो, मंदिर में घुसोगे तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए, कई बार तो मंदिर को ही तोड़ दिया गया इस बात पे कि ये यहाँ पर एक छोटी कास्ट वाला घुस गया, इसीलिए मतलब ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं। ओके, तो इसको रीड करते देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिशन एंड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडेड। फॉरबिडन का मतलब होता है बैन कर देना। ठीक है, मतलब मना किया गया है लॉ के द्वारा कि अब कोई भी इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा। दिस मीन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, यानी क्राइम बन चुका है, एंड एनी वन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ, यानी अगर कोई भी इसको प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी को तो उसको पनिश किया जाएगा लॉ के द्वारा। टू मेक अनटचेबिलिटी लॉ स्ट्रिक्ट, पार्लियामेंट पास अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। यानी क्या कि अब अनटचेबिलिटी को का जो लॉ बनाया गया है, मतलब आर्टिकल 17 में बोला गया है कि अगर कोई प्रैक्टिस करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको स्ट्रिक्ट करने के लिए कि हाँ सही में आपको पनिशमेंट में मिलेगी, खाली बोलने की बात नहीं है। तो इसीलिए खास करके इसके लिए मतलब एक्ट बना दिया गया 1955 में, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। ठीक है, मतलब 1955 में इसको एक मतलब एक एक्ट बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर देखोगे तो अनटचेबिलिटी मतलब उसमें रहता है कि किसी को मंदिर में ना घुसने देना, या फिर किसी को उसके कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना कि तू यहाँ से यहाँ पे आ नहीं सकता है। ठीक है, इस पब्लिक प्लेस में आ नहीं सकता है। ठीक है, खास करके पब्लिक प्लेस में आने से अगर किसी को रोका जा रहा है कास्ट के ऊपर तो उसको अनटचेबिलिटी में ही गिना जाएगा और उसको फिर
पनिश किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। विच वॉज अमेंडेड एंड रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ठीक है। बाद में क्या हुआ था 1976 में, ये जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था, ये थोड़ा बहुत मतलब इसके अंदर लग रहा था कि इसमें जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम है, ठीक है, तो इसलिए इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया 1976 के अंदर, एंड इसको एक नए नाम से वापस से लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। मतलब ये जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था इसी को वापस से नया नाम दे दिया गया, और उसके अंदर जो पनिशमेंट थी थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दी गई, ठीक है। फाइन को बढ़ा दिया गया, और जो टेन्यूर था पनिशमेंट का मतलब जेल का, उसको भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया, और मिनिमम 6 मंथ की जेल कर दी गई। ये मिनिमम 6 महीना जेल में आदमी रहेगा, साथ में फाइन भी बढ़ेगा, और मैक्सिमम 5 साल तक, ठीक है। तो ये किया गया था। डिस्पिट द अनटचेबिलिटी एक्ट, सम ऑफ द एसी स्टिल फीलिंग द स्टिंग ऑफ अनटचेबिलिटी विच अफेक्ट देयर डेवलपमेंट। मतलब क्या कि वैसे तो देखोगे तो ये एक्ट बना दिया गया अनटचेबिलिटी के ऊपर कि भाई कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर देखो तो अभी के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट वाले लोग होते हैं गाँव के इलाके में, देखोगे आपको, जहाँ पर लोगों को इस बात पे मतलब अनटचेबिलिटी अभी भी वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो फॉर्म ऑफ वायलेशन है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, तो ये आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी को इकोनॉमिकली लूट लेना। जैसे बताया था कि मान लो मनी लेंडर है, तो ये कोई छोटी कास्ट वाला आदमी है, तो अगर ये छोटी कास्ट वाला आदमी इसके पास जाता है कुछ भी कर्जा लेने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो ये जो मनी लेंडर रहता है, ये जो पैसा देने वाला रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है इस आदमी के ऊपर, ये सोच कर कि ये तो छोटा कास्ट वाला है, कोई गरीब आदमी है, ये उतना ज़्यादा मतलब कुछ करेगा नहीं, मतलब उतना रहता है ना कि मतलब केस वेस कर देना कि इतना इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जा रहा है। नॉर्मली तो गवर्नमेंट का रूल है कि सिर्फ इतना ही आप चार्ज कर सकते हो किसान लोग से, ठीक है, रहता है ना, रूल बनाए गए हैं कि जो लोअर कास्ट वाले रहते हैं उनको ऊपर थोड़ा कम इंटरेस्ट लेने का, ये सारी चीज़ें, तो वो उतना ज़्यादा केस नहीं करेंगे, तो ये सोच कर लोग ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं और उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं, लूटते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। जैसे लिखा है द एससी ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इन रूरल इंडिया, यानी जो गाँव के इलाके होते हैं इंडिया के अंदर, एससीज फेस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। यानी क्या कि जो एससी वाले जो लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले गाँव वाले इलाके के अंदर, वहाँ पर देखोगे तो ज़्यादातर क्योंकि लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, काफ़ी गरीब होते, जिसकी वजह से ये जो मनी लेंडर होते हैं ये सोच कर के भाई ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट होता है, इसको तो मैं बस इतना बोल दूंगा देखो तेरे को महीने का इतना रुपया देना रहेगा, वो उतना सोचेगा नहीं और मेरे से ले लेगा, ठीक है। मतलब कोई दूर की नहीं सोचेगा। मान लो जैसे अगर कह दूँ एग्जांपल दे दूँ, मान लो ये जो मनी लेंडर है ये इस आदमी को कहता है कि देख अगर तेरे को मेरे से 10,000 रुपये कर्जा चाहिए, ठीक है, मान लो इससे 10,000 रुपये कर्जा मांग रहा है, तो ये जो मनी लेंडर ये कहेगा कि देख मेरे को तू पैसे मत देना, या फिर पैसे देना, कुछ भी बोल देता है कि मान लो जितना भी तेरा खाद उगेगा, मतलब जितना भी तेरा प्रोडक्शन होगा, सामान जो भी तू उगाएगा खेती में से, उसका मेरे को 50% चाहिए मेरे को, ठीक है, हर महीने 50% चाहिए 2 साल तक, और अगर उसके बाद तेरा ये जो 10,000 है वो भी ऊपर से देना है, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं लोग, और ये भी उतना सोचता नहीं कि हाँ चलो कोई बात नहीं 50% ही दे देना है, और अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो मैं वो भी नहीं उगा पाऊँगा, ये सोचकर उन लोग कर्जा ले लेते हैं, ठीक है। तो हाई इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, कई बार पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं कि 4-5 साल तक हर महीने तेरे को इतना इतना रुपया मेरा देना रहेगा, और साथ में तेरे को 10,000 भी देना रहेगा, ओके। क्योंकि ये इलिटरेट होते तो उतना सोच नहीं पाते, और जिसकी वजह से ये जो मनी लेंडर होते हैं उन्हें लूट लेते हैं। तो द लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट द वीकर सेक्शन बाय मेकिंग देम वर्क फॉर लॉन्गर हावर एट लो वेजेस। काफ़ी सारे जो लैंडलॉर्ड ज़मींदार लोग होते हैं अपने खेत में काफ़ी ज़्यादा काम करवा लेते हैं किसी वर्कर से, लेबर से, एंड बहुत ज़्यादा काम करवाने के बाद भी उन्हें बहुत कम पैसे देते हैं, ये बात बोलकर कि देखो इतना ही रेट चल रहा है मार्केट के अंदर तो इतना ही पैसा दूंगा मैं तुमको, ठीक है। और क्योंकि उन्हें उतना पता नहीं रहता है जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। द मनी लेंडर ऑल्सो एक्सप्लॉइट द वीकर सेक्शन बाय चार्जिंग हायर इंटरेस्ट रेट। तो मनी लेंडर भी काफ़ी ज़्यादा हायर इंटरेस्ट लेकर उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है बॉन्डेड लेबर, ठीक है। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है कि जो बंधुआ मजदूर होता है उसको हम बॉन्डेड लेबर बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपको पता होगा कि देखो बॉन्डेड लेबर मतलब क्या कि आपके खानदान में या फिर आपने किसी से कर्जा लिया था और आप कर्जा नहीं भर पाते हो, तो वो जो पर्सन होता है वो आपको फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती अपने इधर काम पे रख देता है कि अब तेरे को मेरे इधर ही काम करना होगा जब तक तू मेरा पैसा वापस नहीं दे देता है, एंड उस काम के बदले में हो सकता है उसे बहुत कम पैसे मिले, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ पहले
पहले देखो बहुत ज़्यादा कम पैसे, मतलब मान लो 200-300 रुपया ही दिन का मिल रहा है, एंड वो जो पैसा है 200-300 रुपया, वो भी वो मनी लैंडलॉर्ड जो रहेगा, ज़मींदार या फिर जिससे भी आपने पैसा लिया था, वो पैसा जो रहेगा 200-300 रुपया जो आप कमा रहे हो, वो भी वो इस बात का ले लेगा कि ये इंटरेस्ट में ले रहा हूँ हर महीने तेरे से, ठीक है, मतलब या फिर दिन का इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं तेरे से, और ये तब तक लेते रहूँगा जब तक तू मेरा पैसा नहीं देगा। और ये जो बॉन्डेड लेबर होता है ये जनरेशन तक कभी कभार चला जाता है कि आपका जो दादाजी थे उसने कर्जा लिया था और आप भी बॉन्डेड लेबर बन के रह रहे हो, क्योंकि अभी तक वो कर्जा भरा नहीं पाए। मान लो 1-2 लाख रुपया कर्जा लिया गया था, तो क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा लिया गया है, इसकी वजह से इंटरेस्ट ही भरते भरते ज़िंदगी बीत गई, लेकिन कभी जो मूल राशि थी वो भर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से आप भी बॉन्डेड लेबर बन गए, ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर मतलब फोर्सफुली किसी को ज़बरदस्ती अपने इधर काम करवाना, इस बात से कि आपने कोई कर्जा लिया था और आप उस कर्जे को नहीं भर पाए हो, इसीलिए अब आपसे काम करवा रहा है अपना कर्जा मतलब वापसी के लिए, ठीक है। और जब तक आप कर्जे को नहीं दोगे तब तक वो आपको उसी के पास काम करना होगा ज़बरदस्ती, चाहे वो आपको पैसे दे या फिर बहुत कम दे, तब भी आपको उसी के पास काम करना होगा, आप काम को छोड़ के भाग नहीं सकते, ठीक है। वैसे तो इसको अब बैन कर दिया गया कि आप किसी को भी बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते हो, बट फिर भी काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे किया जाता है, और क्योंकि खास करके ये वही लोग होते हैं बॉन्डेड लेबर, ज़्यादातर एससी वाले ही लोग होते हैं, इसकी वजह से उनको ही ये वायलेशन झेलना पड़ता है, ठीक है, कि उनके पास ये राइट आ जाता है कि भाई आप हमको बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते, फिर भी काफ़ी सारे जो ज़मींदार होते हैं उन्हें बना देते हैं, ठीक है। तो उनके राइट का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर एक टाइप से देखोगे, बॉन्डेड लेबर उन्हें बनाकर, ठीक है। तो लिखा है फोर्सिंग द एससीज टू वर्क एज अ बेगार, बेगार मतलब वही जो लेबर होते हैं ना, बेगारी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो मजदूरी करते हैं, और अदर फॉर्म ऑफ फोर्सेड और बॉन्डेड लेबर। फॉर इंस्टेंस मोस्ट बॉन्डेड लेबर्स आर लोअर कास्ट, ज़्यादातर जो रहते हैं लोअर कास्ट के ही रहते हैं, इलिटरेट रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, एक्सट्रीमली पुअर बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, विल द एम्प्लॉयर are usually higher casted, literate, comparatively wealthy and relatively more powerful member of the society। और वहीं पे जो एम्प्लॉयर होता है, जो उनको काम पे रखा हुआ रहता है अपने इधर, वो ज़्यादातर बड़ी कास्ट का होता है, अमीर होता है, पढ़ा लिखा होता है, और मतलब पावर रहता है उसका सोसाइटी के अंदर। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 87% ऑफ द बॉन्डेड लेबर आर शेड्यूलेड कास्ट एंड शेड्यूलेड ट्राइब्स, ठीक है, मतलब देखा गया एस्टिमेट के हिसाब से कि ज़्यादातर जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं वो 87% अगर आप देखोगे तो शेड्यूलेड कास्ट और शेड्यूलेड ट्राइब्स वाले लोग ही बॉन्डेड लेबर ज़्यादातर बनते हैं, एंड बचे हुए जो लोग हैं वो भी मतलब बैकवर्ड कास्ट के अंदर या फिर कह सकते हो उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब चौथे टाइप का जो वायलेशन किया जाता है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल। मतलब क्या कि स्कूलों में जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अगर आप छोटी कास्ट वाले हो तो, ठीक है। ये नॉर्मली गाँव में ही होता है, शहर में नहीं होता है ये, क्योंकि शहर में उतना ज़्यादा कास्ट नहीं मैटर उतना करता है। यहाँ पर अगर आप रिच पुअर एक टाइम पे मैटर कर देता है, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता आप कौन सी कास्ट के हो, ठीक है, बट गांव में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एंड आपने सुना भी होगा काफ़ी बार स्टोरी कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे उनको अपने स्कूल से निकाल दिया जाता था और बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता था। तो यही वही है कि काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है स्कूलों में भी, कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटी कास्ट वाले जो बच्चे होते हैं, उनको स्कूल से बाहर, मतलब क्लासरूम से बाहर, स्कूल से बाहर नहीं, डायरेक्ट मतलब क्लास से बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता है कि तू बाहर बैठ के पढ़ना, तेरे को दिखाई दिया पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो भाग घर पे, ठीक है, मतलब बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि जो बाकी के जो जनरल बच्चे, बाकी के जो बच्चे उनसे शेड्यूलेड कास्ट वाले जो बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा भेदभाव किया जाता है इस बात पर कि तू छोटी कास्ट वाला है इसलिए तू बाहर बैठ के पढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी देखोगे तो एक टाइप से उनका वायलेशन ही किया जा रहा है उनके राइट का, कि आर्टिकल 15 कहता है कि आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव कोई नहीं कर सकता इस बेसिस पे कि आप मतलब छोटी कास्ट के हो, ठीक है। एंड आर्टिकल 16 भी यही कहता है। तो इस तरीके आपके राइट का वायलेशन किया जा रहा है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन एट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मेंबर ऑफ एससीज, देयर आर इंटेंस इन विच एससी चिल्ड्रन वेर फोर्सेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अपर कास्ट स्टूडेंट। मतलब काफ़ी सारी जगहों पे देखा गया है, मतलब गाँव वाले इलाके में, कि जो अपर कास्ट वाले जो बच्चे होते हैं, मान लो ये अपर कास्ट वाले बच्चे हैं, तो ये जो छोटे एससी वाले जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है कि जो अपर कास्ट वाले बच्चे उनसे तुम दूर बैठोगे, ठीक है, नहीं तो उनको छू दोगे तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए, ठीक है। तो मतलब उनको दूर बैठाया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। देयर आर केसेस वेयर सम टीचर्स पे नो अटेंशन टुवर्ड देयर एजुकेशन। और काफ़ी सारे ऐसी जगह पे ऐसा भी होता है कि जो छोटी कास्ट वाले बच्चे होते हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कुछ बता दूँ, मतलब उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाए, नेग्लेक्ट पूरा कर दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है। एससी स्टूडेंट्स आर फोर्सेड टू डू वर्क लाइक क्लीनिंग स्कूल, वॉश यूटेंसिल्स एक्सेट्रा इंस्टेड ऑफ लर्निंग। सच फ्रीक्वेंट डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल कंपाइल्स द एससी चिल्ड्रन टू लीव एजुकेशन। और काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि एससी स्टूडेंट स्कूल में मतलब पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर बोला जाता है कि ये जा काम करवा के जा, चाय लेके आ, या फिर ये साफ कर रूम, ठीक है, मतलब ऐसे काफ़ी सारे काम करवाए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा ये सोच के मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हमको तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है स्कूल के अंदर, स्कूल जाके क्या
क्या फ़ायदा, इससे अच्छा स्कूल ही छोड़ देते हैं, एजुकेशन ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया है, स्कूल में भी काफ़ी सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ वायलेशन है उनके राइट्स का, ठीक है, कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है स्कूल के अंदर इस बेसिस पे कि वो छोटी कास्ट के हैं। उसके बाद देखो अब पांचवा जो फॉर्म ऑफ वायलेशन है वो है असल्ट ऑन वुमेन, ठीक है। असल्ट ऑन वुमेन का मतलब होता है कि औरतों को मारना, ठीक है। असल्ट का मतलब होता है पीटना किसी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि असल्ट ऑन वुमेन बिलोंगिंग टू एससीज विद एन इंटेंशन टू डिसऑनर और आउटरेज और मॉडेस्टी, मतलब क्या कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों औरत काफ़ी सारी औरतें होती है जिनको इसलिए मारा जाता है, पीटा जाता है समाज के अंदर, लोगों मतलब बाहर कहीं पे आप जा रही हो तो इसलिए आपको पीटा जा रहा है वहाँ पर रोड पे, इसलिए क्योंकि आप छोटी कास्ट के हो एंड आपको समाज में बेइज्जत करने के लिए, मतलब छोटी कास्ट के हो इसलिए आपको मारा जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है असल्ट ऑन वुमेन, मतलब असल्ट का मतलब है किसी को पीटना, ठीक है। तो वुमेन्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, ओके। जैसे कि ये केस है, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ जिसमें औरतों को मारा गया है, पीटा गया है, मतलब एक औरत थी उसको मारा गया था, पीटा गया था, ठीक है। खलास मतलब डेथ नहीं हो गई थी, मतलब सिर्फ पीटा गया था उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो केस है अप्रैल में 2001 की बात है, अप्रैल की बात है। आशमा नाम की एक औरत थी, ठीक है। मान लो ये जो औरत है इसका नाम आशमा है, ये 40 साल की औरत थी, दलित जोगिनी थी, जो कि महाबुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश मतलब जगह से थी, मतलब आंध्र प्रदेश से ये औरत थी। तो ये जो दलित औरत थी, 40 साल की औरत थी, इसको फिजिकली और वर्बली काफ़ी ज़्यादा पीटा गया और बोला गया, उल्टा सीधा चीज़ें बोली गई, ठीक है। किस बात के लिए बोली गई, क्योंकि उस गांव में, जिस गांव में ये रहती थी, मतलब जो आंध्र प्रदेश के जो महाबुद्धा नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक गांव था, वहाँ पर ये रहती थी। तो उस गांव में एक मंदिर था, ठीक है, एक टेंपल था। तो हुआ क्या, ये जो औरत थी वो ये क्योंकि एक दलित थी और इसको उतना ज़्यादा पता नहीं होगा मे बी, तो ये जो दलित औरत थी ये उस मंदिर के अंदर चली गई, ठीक है, मंदिर के अंदर चली गई। अब क्योंकि उस गांव के लोगों का मानना ये था भाई ये तो छोटी कास्ट वाली है, अनटचेबल है, अगर ये मंदिर में घुस गई मतलब मंदिर अशुद्ध हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पीटा गया, मारा गया इस औरत को। और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा वही उल्टी सीधी बातें बोली गई, गाली दिया गया, यही सारी चीज़ें, मतलब वर्बली अब्यूज़ किया गया और यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अब हुआ क्या, बहुत ज़्यादा पीटने के बाद भी इसको मतलब वैसे तो ठीक ठाक मतलब बहुत ज़्यादा मारा गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अब मंदिर जो था उसको क्या किया गया, पहले तो दूध से धोया गया, पूरा मंदिर को दूध से धो दिया गया। और उसके बाद भी फिर मतलब दूध से धोने के बाद भी उन लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मतलब ये मंदिर अशुद्ध हो चुका है, इसलिए फिर बाद में उस मंदिर को तोड़ दिया गया, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेटर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हर एलिजिबली, मतलब कि ये माना गया कि ये जो मंदिर अब पॉल्यूट हो चुका है इस औरत की वजह से, ये दलित औरत की वजह से, जिसके वजह से उस मंदिर को ही ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ठीक है। एंड फिर बाद में एक नया मंदिर बनाया गया एंड उस मंदिर को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि मतलब इस मंदिर के अंदर कोई भी मतलब दलित नहीं घुस सकता, ठीक है। तो शी रिसीव इट। और साथ ही में अब क्योंकि ये जो औरत थी देखोगे तो इसको बहुत ज़्यादा पीटा गया, इसके राइट का वायलेशन हुआ, बट इस औरत को किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट का कंपनसेशन नहीं मिला कि भाई इसको इतना मारा गया, इसको कुछ इलाज पाने का ही मतलब कुछ भी इसको हेल्प नहीं की गई, ठीक है। एंड बाद में दलित के लिए वो जो मंदिर है, जो नया मंदिर बनाया गया, वो पूरी तरीके से बैन था, भाई कोई मंदिर में दलित नहीं आएगा, दलित आया तो उसको मार देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर देखो तो काफ़ी सारे से असल्ट के केसेस होते हैं वुमेन्स के साथ में, कास्ट बेसिस पे कि तू छोटी कास्ट की औरत है, तू कैसे मतलब हमारे मंदिर के अंदर घुस गई, तो उसको मारा गया है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। तो ये भी देखोगे तो वायलेशन ही उनके राइट्स का किया जा रहा है कि उनके पास ये हक है कि वो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं, वहाँ पर घूम फिर सकते हैं, बट उनके वायलेशन किया जा रहा है राइट का, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर सिक्स्थ जो वायलेशन किया जाता है वो होता है इंसल्टिंग ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी मतलब होता है, डिग्निटी का मतलब एक टाइप से इज्जत होती है, हमारी जो खुद की इज्जत होती है ना, तो उसको इंसल्ट करना, यानी क्या समाज के अंदर आप किसी को बेइज्जत कर रहे हो, तो वो चीज़ें, ठीक है। तो वो भी एक टाइप से वायलेशन ही है कि वो समाज में अपना सिर ऊपर करके घूम नहीं पा रहा है आपकी वजह से। तो यही बात है। तो देखो लिखा है परेडिंग नूड और विथ अ परेडिंग नूड का मतलब होता है कि आपको कपड़ा निकाल कर वही नंगा करके आपको घुमाना, परेड करवाना मतलब घुमाना, ठीक है। आपने सुना होगा ना काफ़ी सारे केसेस कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो छोटी कास्ट वाले लोग होते थे, लड़की औरतें होती थी, औरत खास करके औरतों को मतलब कपड़े उतरवा कर पूरे गांव में घुमवाया जाता था, परेड करवाया जाता था, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें करवाई जाती है ताकि मतलब उनको बेइज्जत किया जा सके। देखोगे तो एक टाइप से उनकी जो डिग्निटी, इज्जत जो है वो ख़त्म की जा रही है, ठीक है। उसके बाद विथ अ पेंटेड फेस का भी कई बार मतलब ऐसे मुंह काला नहीं कर देते पेंट से, तो वो सारी चीज़ें कर दी जाती थी, या फिर शरीर को पेंट कर दिया जाए, कलर कर दिया जाता था, काला पीला कर दिया जाता था नॉर्मली काले पेंट से, या फिर गोबर पोत दिया जाता था मुंह पर। तो ये सारी चीज़ें की जाती थी ताकि उसकी जो इज्जत है, डिग्निटी जो है उसको
इंसल्ट किया जा सके एससीज की, मतलब छोटे कास्ट वालों की। जैसे यहाँ पर एक केस है जो कि यहाँ पर दिया गया है, इन अक्टूबर 2006 अ मोब ऑफ 600 अपर कास्ट विलेजर्स stormed द हाउस ऑफ बुद्धमंगस इन खरेलेंगी विलेज इन द बुधरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। 40-year-old सुरेखा, हर डॉटर प्रियंका एंड सन रोशन एंड सुधीर वेयर फोर्स। यहाँ पर आगे का लिखा नहीं है, सॉरी मे भी मिस हो गया होगा, तो छोड़ो उसको, मैं आपको बता देता हूँ आगे का क्या हुआ था। देखो तो एक केस में हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। देखो इस केस में ये हुआ था कि देखो यहाँ पर मोब 600 का मतलब, मोब का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो काफ़ी ज़्यादा एंग्री होती है, ठीक है। तो हुआ क्या था, देखो ये एक लैंड डिस्प्यूट था, ज़मीन का डिस्प्यूट था, मतलब ज़मीन के ऊपर कोई झगड़ा रहता है ना, वो था, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो कि एक घर था जिसके अंदर कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, ठीक है। मतलब पहली बात तो एक औरत थी सुरेखा, उसके एक मतलब उसके दो बच्चे थे, एक लड़की थी प्रियंका एंड उसके दो लड़के भी थे, ठीक है। मतलब एक लड़की थी और दो लड़के थे, एक लड़के का नाम रोशन था और एक लड़के का नाम सुधीर था, ठीक है। और साथ में उसका पति भी था, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो 60 लोग थे अपर कास्ट वाले और ये जो लोग हैं लोअर कास्ट वाले, छोटी कास्ट वाले, ठीक है। तो इनके बीच में लैंड डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके वजह से ये जो अपर कास्ट वाले लोग थे, इन्होंने किया गया कि पहली बात तो इनके घर पे गए, इनको बहुत ज़्यादा पीटा गया। उसके बाद ये जो लड़की सुरेखा जो औरत थी, मतलब घर पे कह सकते हो जो मदर घर पे जो थी, एंड उसकी जो बेटी थी प्रियंका, पहली बात तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पीटा गया एंड साथ ही में उनका रेप कर दिया गया, ठीक है। मतलब इनका रेप कर दिया गया। जो 60 अपर कास्ट वाले लोग थे, सब लोगों ने मिलकर, मतलब सब लोगों ने मिलकर रेप नहीं किया, मतलब उसमें से कुछ लोगों ने किया साथ में, ठीक है। तो सुरेखा और प्रियंका का रेप कर दिया गया काफ़ी ज़्यादा, मतलब केस रिपोर्ट में पहली बार जब रिपोर्ट किया गया, तो मतलब पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि सबके सब मर गए थे, ठीक है। कि जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो जो पूरी फैमिली थी वो मर गई थी, ठीक है, डेथ हो गया था सबका। तो जब रिपोर्ट आया था तो पता चला था कि ये जो सुरेखा और ये जो प्रियंका है, इनका रेप किया गया है, गैंग रेप भी किया गया है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद ये जो रोशन और ये जो सुधीर, इनके दो बच्चे थे और इनका जो पति था, सबको बहुत ज़्यादा पीटा गया, इतना पीटा गया कि सबके सब मर गए, ठीक है। एंड इन सबको कहाँ पे किया गया ये सारी चीज़ें, तो गाँव के चौराहे पे की गई थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखोगे तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और ऐसे टाइम पर ऐसे तो देखोगे तो वो जो 60 लोग थे उनमें से कुछ लोगों को सज़ा भी मिली थी और डेथ पेनल्टी भी मिली थी। मे बी 10 लोगों को मेरे ख्याल से कुछ मिला था, 10 लोगों को, ठीक है, मतलब डेथ पेनल्टी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। बाकी लोगों को ये अभी जेल वेल में कारागार, वो सारी चीज़ें कि भाई हमने मर्डर नहीं किया, इसने मर्डर किया, ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये केसेस है। तो देखोगे यहाँ पर लोग इतना ज़्यादा गिर गए कि मतलब पूरे फैमिली को मर्डर भी कर दिया, साथ में लड़की को और जो मदर थी उनका रेप भी कर दिया गया था, ठीक है, अपर कास्ट वालों ने। तो ये सारी प्रॉब्लम, ठीक है, मे बी थोड़ा ख़राब लगता होगा, बट अब यही रियलिटी है, क्या करें। तो कुछ लोग होते हैं, मतलब ऐसी सारी चीज़ें की गई है समाज के अंदर, ओके। तो इस तरीके से लोग ह्यूमन डिग्निटी को इंसल्ट करने के लिए इतना नीचे मतलब गिर जाते हैं। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट है जो 7th, मतलब आप कह सकते हो वायलेशन किया जाता है, वो होता है फोर्सफुल इविक्शन, ठीक है। अब फोर्सफुल इविक्शन का मतलब क्या होता है, तो फोर्सफुल इविक्शन का मतलब होता है कि कोई छोटी कास्ट वाले लोग हैं, तो आप बड़ी कास्ट वाले हो, इसलिए आप उनको ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन से भगा देते हो, मार पीट करके, या फिर फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती आप उनके ज़मीन हड़प लेते हो या फिर उनको घर हड़प लेते हो, उनको उनकी ज़मीन से भगा देते हो, उनको फोर्सफुल इविक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि फोर्सफुली इविक्टिंग द एसेस फ्रॉम हिज हर लैंड और प्रेमाइजिंग एंड इंटरफेरिंग विद द एन्जॉयमेंट ऑफ हिज राइट ओवर एनी लैंड प्रेमिसेस और वाटर। तो इसको फोर्सफुल इविक्शन बोला जाता है कि आप किसी को ज़मीन या फिर किसी का भी कोई लैंड है, उसको ज़बरदस्ती आप छीनना चाहते हो, उससे छीन रहे हो। यहाँ पर आपका राइट नहीं है, आपके पास ये हक नहीं है कि आप उससे छीन सको, बट फिर भी आप उसका राइट ये छीन रहे हो। वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, आपने उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, उसकी ज़मीन छीन ली। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आप उसके राइट का वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसको फोर्सफुल इविक्शन बोला जाता है। ये भी काफ़ी बार होता है गाँव में, जो छोटी कास्ट वाले होते हैं उनकी मतलब ज़मीनें, उनको मार पीट के गाँव से भगा दिया जाता है, उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती है, ठीक है। तो ये भी बात है, ठीक है। तो ये भी वायलेशन है, फॉर्म ऑफ वायलेशन, फोर्सफुल इविक्शन, ओके। उसके बाद देखो 8वां जो फोर्स मतलब वायलेशन है वो है इनह्यूमन एक्ट्स, ठीक है। इनह्यूमन एक्ट्स का मतलब क्या होता है, देखो ह्यूमन एक्ट्स का मतलब होता है इंसान जो काम करते हैं उसको, और इन ह्यूमन एक्ट्स का मतलब होता है जो इंसान काम नहीं करते, मतलब जानवरों का जो काम होता है, जैसे किसी को मार देना या फिर मतलब ऐसे रहता है ना जानवर जैसा काम करना, उसे बोला जाता है इन ह्यूमन एक्ट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ह्यूमन एक्ट्स विद द इंटेंशन टू कॉज इंजरी, यानी किसी को चोट पहुँचाने के लिए हम इन ह्यूमन एक्ट करें, मतलब बहुत सारा गिरा हुआ काम करें, इंसल्ट और अनोयंस टू द मेंबर ऑफ एससी कम्युनिटी सच एज डंपिंग ऑफ एक्सक्रीटा, मतलब वही रहते हैं ना संडास, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर फेंक देना किसी के ऊपर, वेस्ट मैटर, कोई कचरा कूड़ा कचरा फेंक देना किसी के ऊपर,
कार केसेस ऑफ डेड एनिमल्स, मतलब क्या कि कोई आदमी कोई जानवर मर चुका है तो उनके घर के बाहर फेंक देना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने की वजह से मतलब ये काफ़ी घटिया काम है। ये कौन करता है? कोई इंसान ये सारी चीज़ें नहीं करता। मतलब यही सारी चीज़ें कि ये सारे काम भी किए जाते हैं उनको मतलब एक टाइप से मतलब उनको मेंटली या फिर किसी भी तरीके से परेशान करने के लिए, या फिर उनको फिजिकली उनको अटैक उनके ऊपर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि देयर आर केसेस ऑफ फोर्सिंग मेंबर ऑफ एसेस टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और एबनॉक्शियस सब्सटेंसेस सच एज यूरिन, डेड एनिमल, रूटेन वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। मतलब क्या कि ऐसे भी केसेस देखे गए जहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं उनको जब मतलब फोर्स किया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे की जाती है कि कुछ ऐसा खिलाया जाता है, पिलाया जाता है जो कि खाने लायक नहीं होता है, जैसे गोबर या फिर टॉयलेट, ये सारी चीज़ें खिलाई जाती है, या फिर कई कभार मरा हुआ जानवर खिलाया जाता है, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, या फिर सड़े हुई चीज़ें खिलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है उनके साथ में, शेड्यूल कास्ट वालों के साथ में। मतलब कुछ ऐसे भी केसेस है। एंड ये सारे जो केसेस अगर आप देखोगे तो ये कोई मतलब इनह्यूमैनिटी इन्हें कहा जाएगा कि ये कोई इंसानियत वाला काम नहीं है। मतलब ये एक इंसान ऐसे काम नहीं करते, जानवर लोग ऐसे काम करते हैं। तो वही बात है, यहाँ पर इनह्यूमन एक्ट्स भी किए जाते हैं उनके मतलब राइट्स को वायलेट करने के लिए, ओके। उसके बाद देखो अब नौवा जो वायलेशन है वो है डिनाइल फ्रॉम वोटिंग। मतलब क्या कि वोट देने से आपको रोका जाता है। तो ये भी एक टाइप से मतलब वायलेशन ही आपके राइट्स का, क्योंकि आपके पास ये राइट है कि आप किसी को भी वोट दे सकते हो अपने हिसाब से, और अगर आपको कोई रोक रहा है तो वहाँ पर वायलेशन किया जा रहा है आपके राइट्स का। तो देखो लिखा हुआ है कि फोर्सफुल वोटिंग इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट इन अ मैनर अदर देन दैट प्रोवाइडेड बाय द लॉ। मतलब क्या कि देखो अगर आप किसी को भी फोर्सफुली मतलब करते हो, मतलब उसके ऊपर फोर्स डालते हो कि तू जो है सिर्फ इसी पर्टिकुलर आदमी को, मान लो आप हो और आपको दूसरा कोई आदमी धमकी देता है कि तू जो है सिर्फ इसी आदमी को वोट देगा और किसी आदमी को वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। मतलब आपको रोक दिया जाता है कि आप और किसी को वोट नहीं दे सकते। यहाँ पर देखोगे तो डिनाइल किया जाता है। एससीज जो होते हैं शेड्यूल कास्ट वाले, वो फेस करते हैं डिनाइल फ्रॉम वोटिंग। इनको रोका जाता है कि आप वोट नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है, कि आपके पास ये हक नहीं कि आप किसी को भी वोट कर सको, ठीक है। एंड अगर वहीं पर आप लॉ को देखोगे तो लॉ ऐसा कुछ भी नहीं कहता। मतलब लॉ ऐसा कोई कहता नहीं है कि आप किसी को रोक सकते हो वोट देने से, ठीक है। लॉ तो ये कहता है कि आपके पास पूरा अधिकार है, आप जिसको चाहो उसको वोट दो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो मतलब आपका वायलेशन किया जा रहा है आपके राइट्स का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक केस है, यहाँ पर एक मुन्ना लाल नाम का पर्सन थे जो कि एससी कास्ट मतलब शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ये जो मुन्ना लाल थे इनको मारा गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पीटा गया था, इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि वो मर गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, इतना पीटा गया उनको, ठीक है। तो मतलब किस बात के लिए हुआ था तो आपको बताता हूँ। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि मुन्ना लाल बिलोंगिंग टू एससीज वाज बीटन टू डेथ, यानी इतना मारा गया कि मर गए वो, ठीक है, इन आगरा इन मार्च 2012 रिपोर्टेडली फॉर रिफ्यूजिंग टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी कैंडिडेट। मतलब क्या कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं इस पर्टिकुलर आदमी को वोट नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस बात के लिए उन्हें मारा गया कि तू क्यों वोट नहीं देगा उसे, ले मार खा, ठीक है। तो उसे इतना मारा गया कि वो मर गया आदमी, ठीक है। तो द इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली ऑफ यूपी, ठीक है, यूपी में था ये बात हुई थी, ठीक है। मतलब इलेक्शन की बात थी कि मतलब स्टेट असेंबली का इलेक्शन चल रहा था जिसके अंदर मुन्ना लाल को बोला गया कि तू जो है सिर्फ इसी कैंडिडेट को वोट देना, और उन्होंने मना कर दिया जिसकी वजह से उनको बहुत मारा गया, और इतना मारा गया कि वो मर गए, ठीक है। तो ये केस था, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पर ये हाथ तक किया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है इस बात के कि तू सिर्फ इसी को वोट देगा और किसी और को वोट दिया तो तेरे को मार देंगे, ठीक है, बहुत पीटेंगे। उसके बाद देखो 10वां जो वायलेशन किया जाता है वो होता है ह्यूमिलिएशन, ठीक है। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है किसी को बेइज्जत करना, अपमान करना, किसी का इंसल्ट करना है, ठीक है। तो उसको ह्यूमिलिएशन बोला जाता है। मतलब जो अभी तक देखा थोड़ा बहुत उसी से सिमिलर है, बाकी जो थे इसमें से काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट आपने देखे होंगे जिसमें इंसल्ट ही मतलब है, ठीक है। तो देखो ह्यूमिलिएशन करना ये भी एक टाइप से आपके राइट्स का अधिकार का मतलब कह सकते हो, मतलब वायलेशन ही है, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी पर्सन को मतलब ये आपको हक देता है कि आपको कोई भी इंसल्ट नहीं करेगा। मतलब ये किसी भी पर्सन को ये अधिकार नहीं मिलता है कि आप किसी को इंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं कहता, मतलब कुछ भी करने की अधिकार नहीं देता है लोगों को। बट फिर भी अगर कोई आपके साथ करता है इस बेसिस पे कि आप शेड्यूल कास्ट के हो तो आपका वायलेशन किया जा रहा है आपके राइट्स का, ठीक है। तो देखो ह्यूमिलिएशन के बारे में क्या लिखा है कि इंसल्टिंग अ मेंबर ऑफ एससीज विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू इंक्लूडिंग एट द वर्क प्लेस। मतलब क्या कि किसी भी पर्सन को इंसल्ट करना, मतलब कोई भी एससी कैटेगरी का है, मतलब शेड्यूल कास्ट का आदमी को अगर हम इंसल्ट कर रहे हैं इस इंटेंशन से ताकि उसको हम अपमान
जनित कर सके, मतलब समाज के अंदर बेइज्जत कर सके लोगों के बीच में, या फिर वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि आप कहीं पे काम करने जाते हैं और वहाँ पर लोग आपको इस बात के ऊपर मतलब इंसल्ट करते हैं क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट के हो, छोटी कास्ट वाले हो, ठीक है। तो अल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट परमिट सच एक्टिविटी बट सच केसेस डू हैपन इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया में फिर भी ऐसी चीज़ें होती रहती है, वही चीज़ें बोली गई है, ओके। उसके बाद देखो 11 जो अपना वायलेशन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि काफ़ी सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर लोग जो होते हैं दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर देते, पूरी बर्बाद कर देते, तोड़ फाड़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक केस है उसको बताता हूँ, देखो पहले लिखा क्या है कि बर्निंग ऑफ हाउसेस और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। मतलब क्या कि कोई शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज रहती है उनको बर्बाद कर दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर एक केस के बारे में बताया गया है कि कास्ट एट्रोसिटी इन लाथौर बलंगीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा मोर देन 50 हाउसेज वर बर्न बाय अपर कास्ट इन जनवरी 12, ठीक है, 2012, ठीक है। तो देखो इस केस के अंदर हुआ क्या था कि देखो पहली बात तो ये समझो, देखो 2012 की बात है, जनवरी 22 की, ठीक है, डेट मेरे को याद है। तो देखो जनवरी 22 की बात है, दोपहर के 3 बज रहे थे, ठीक है, दोपहर के 3 बज रहे थे, 2-3 बज रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, एक दुकान था, एक शॉपकीपर की दुकान थी, ठीक है, जैसे मान लो ये दुकान है वो शॉपकीपर की, ठीक है। अब इस दुकान के अंदर 2 शॉपकीपर्स थे, मतलब दोनों भाई थे, दोनों एक साथ सामान बेचते थे और दोनों अपर कास्ट वाले थे, ठीक है। एक का नाम था भरत मेहर, ठीक है, एक का नाम भरत मेहर था और एक का नाम दया मेहर था, ठीक है, दोनों भाई भाई थे, अपर कास्ट वाले थे। अब हुआ क्या, देखो इस दुकान के अंदर एक लोअर कास्ट वाला लड़का आता है, एक छोटा सा लड़का आता है, 9वीं क्लास का लड़का था, ठीक है, उसका नाम गणेश सुना था, ठीक है। तो गणेश सुना जो था, गणेश जो था वो दुकान के अंदर आता है, 9वीं क्लास का लड़का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, छोटा बच्चा था। उसको एक शर्ट खरीदनी थी, ठीक है, दुकान का कपड़े की दुकान थी तो उसको शर्ट खरीदनी थी, एक टी शर्ट, ठीक है। तो वो दुकान में आता है शर्ट खरीदने के लिए, शर्ट को खरीद भी लेता है। एंड जब वो खरीद कर अब जा रहा रहता है, दुकान से निकल रहा रहता है, मतलब दुकान से बाहर जा रहा है वो, तभी ये जो दोनों लोग होते हैं, मतलब ये जो लोग होते हैं शॉपकीपर्स, वो उस लड़के को बुलाते, बोलते हैं गणेश इधर आ, इधर आ तू। तो जो गणेश होता है बोलते क्या हुआ, ये वापस जाता है दुकान के अंदर। इन लोग बोलते हैं तू हमारा कपड़ा चुरा के लेके भाग रहा है, ठीक है, तूने पैसे किधर दिया हम लोग को, ठीक है। और इस बात पर वो जो दोनों दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, भरत और ये जो दया होते हैं, ये दोनों के दोनों गणेश को बहुत ज़्यादा मारते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीट देते हैं। जिसके बाद ये जो लड़का होता है गणेश जो होता है वो ऐसे ही रोग आकर अपने घर पे जाता है, ठीक है। अब ये लड़का घर पे जाता है, तो अब जब घर पे जाता है तो उसको मतलब उससे बड़े एक आदमी रहता है, मतलब उसके फैमिली मेम्बर्स में ही मान लो कोई आदमी था जिसका नाम था गुरंगा, मैं भी सुना था, ठीक है, तो ये नाम था, ठीक है। तो वो भी इसी के फैमिली मेम्बर थे। तो इस घर पे जब जाता है काफ़ी ज़्यादा मतलब निराश होकर, बहुत ज़्यादा इसको मारा गया था, तो ये घर पे जाता है तो इसका ये जो रहते फैमिली मेम्बर ये पूछता है कि मतलब क्या हुआ तेरे को, क्यों इतना चोट लगा है तेरे को, कौन मारा तेरे को, ठीक है। तो ये बोलता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, दुकानदार जो थे मेरे को बहुत मारे उन लोग, ठीक है, बहुत झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने चोरी किया, ठीक है, और इसलिए मेरे को बहुत मारा, ठीक है। अब ये जो इसका जिसको इसने सारी कहानी बताई गौरंगा सुना, ये जाते हैं शॉपकीपर के पास, ठीक है, ये शॉपकीपर के पास जाते हैं, जो दोनों शॉपकीपर थे भरत सुना मेहर और ये जो दया मेहर थे, इन दोनों के पास जाते हैं। अब ये जो गुरंगा सुना था, ये मेहर, ये जो दोनों मेहर है, इन दोनों को बोलता है कि देखो तूने इस लड़के को क्यों मारा, ठीक है, अगर इसने चोरी की थी तो तू बाद में पैसे मांग लेता इससे, ठीक है, या फिर कपड़े छीन लेता, तो इसको मारने की क्या ज़रूरत है, इतना पीटा क्यों इसको, ठीक है। तो अब ऐसे टाइम पर इन दोनों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है, क्योंकि देखोगे तो इन दोनों ने इस बात के लिए मारा था पहले तो इस बच्चे को कि छोटी कास्ट का था, ठीक है। तो इस क्योंकि अब इसको गुस्सा आ गया था, इन दोनों को गुस्सा आ गया, तो इन दोनों ने ये जो गुरंगा सुना था इसको भी पीटना चालू कर दिया, ठीक है, मतलब इसको भी मारा, बहुत ज़्यादा लात घुसा मार के अपने पैरों से, मतलब लात लात मारा और इसको भी भगा दिया वहाँ से शॉप से, ठीक है, बहुत पीट कर, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो गुरंगा सुना था अब इतना मार खाने के बाद बड़ा, मतलब अब उम्र में थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसको थोड़ा खराब लगेगा ना कि कोई मेरे को मार दिया, तो वो जाएगा अपने घर पे, मतलब 4-5 लोगों को बोलेगा चलो हम लोग जाके उसको मारते हैं, ठीक है। तो ये भी गया अपने घर पे, अपने 4-5 लड़कों लोग को बोला कि चलो देखो इन लोग हम लोग को मार रहे हैं, ठीक है, इस कि हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं है फिर भी हम लोग को मारा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो चारों लोग थे, ये 4-5 लोग सब के सब, और ये जो गुरंगा सुना था ये सब के सब गए ये भरत और ये दया के पास, ठीक है, कि क्यों मारा तुमने, ठीक है। तो ये सारी झगड़ा उड़ा लफड़ा करने के लिए, ओके। अब सारी चीज़ें मैटर सॉल्व हो गई, जो भी मतलब झगड़ा उड़ा था। जिसके बाद क्या हुआ, अब ये जो अपर कास्ट वाले जो लोग थे, काफ़ी सारे अपर कास्ट वाले भी इनको बचाने के लिए आए थे। तो अब क्योंकि रोड के ऊपर ही सारे झगड़े हो रहे थे तो अपर कास्ट वाले भी उधर थे, जिसकी वजह से अब जो अपर कास्ट वाले थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया लोअर कास्ट के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से क्या किया गया कि 60 लोगों का मॉब था, मतलब 60 लोगों गुस्से वाली ग्रुप थी, मतलब कह सकते पूरा एक बहुत बड़ा
ग्रुप बना दिया गया, 60 लोग थे अपर कास्ट वाले, जो लोगों ने मिलकर, मतलब 60 की 50 में भी थे, इतने सारे लोग मिलकर जो ये जो दलित लोग का, जहाँ पर ये जो गुरंगा सोना और वो जो गणेश सोना जहाँ पर रहते थे, वो जो एरिया था पूरा, वो जो विलेज था, वहाँ पर मतलब टोटल 50 घर थे, ठीक है, 50 घर थे टोटल। तो उस 50 घरों को उन्होंने जला दिया, ठीक है, मतलब सारे हथियार वथियार लेके गए थे, बंदूक वंदूक थोड़ा बहुत लाठी डंडा ये सब लेके गए थे। तो उन्होंने 50 घर को आग लगा दिया। काफ़ी सारे जो छोटे कास्ट वाले लोग, तो उन लोग घर छोड़कर भाग गए, तो काफ़ी सारे लोग मर गए उधर ही, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारी से प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे मतलब प्रॉपर्टी भी जल गई, ठीक है। जो छोटी कास्ट वाले थे उनके सारे लोगों 50 घरों को जला दिया गया। उसके अंदर की जो सोना चांदी वो जो भी था प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ों को लूट भी लिया गया और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें की गई, ठीक है। तो देखोगे तो इस केस के अंदर आपको ये दिखेगा कि प्रॉपर्टी की काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की गई है इस बेसिस के ऊपर, मतलब कि छोटी कास्ट वाले इसके लिए, ठीक है, उनसे नफरत के लिए। ओके, तो वहाँ पर भी देखोगे तो उनका जो राइट है उनका वायलेशन किया जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है कोई और आकर डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो ये भी वही केस है, इसके अंदर भी कुछ बड़े कास्ट वाले जो थे उन्होंने छोटी कास्ट वालों के साथ मतलब ऐसे एट्रोसिटीज की, उनको मारा गया, काफ़ी सारे लोग मर भी गए उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद देखो 12th और आखिरी जो वायलेशन है वो है मर्डर, ठीक है। अब मर्डर किस तरीके से, तो मतलब किसी को मार देना, खून कर देना, तो ये भी एक टाइप से वायलेशन हो जाता है कि आपके पास हक है कि आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो, बट अगर आपका कोई ज़िंदगी ले रहा है तो ये आपके राइट का मतलब वायलेशन किया जा रहा है। और ख़ास करके इसलिए क्योंकि आप छोटे कास्ट के हो, शेड्यूल्ड कास्ट के हो, इसलिए आपको मार दिया जा रहा है, तो ये वायलेशन बन जाता है मर्डर भी, ठीक है। तो देखो लिखा है कि मर्डर एंड किलिंग ऑफ द मेंबर ऑफ एससीज, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मार दिया जाता है, उनको खून कर दिया जाता है उनका, ठीक है। तो वो भी वायलेशन ही है। जैसे यहाँ पर एक केस बताया गया है चीफ ऑफ रणवीर सेना का, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मतलब माना जाता है, सस्पेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा इसने दलित को मारने में मतलब कंट्रीब्यूट किया, कह सकते हो कि चीफ ऑफ रणवीर सेना जो है एक प्राइवेट मिलिटिया रखता था, मतलब खुद की, मतलब रहता है ना आदमी लोग रखता था, गुंडे उंडे खुद की रखता था, अपर कास्ट का था, लैंडलॉर्ड था, काफ़ी अमीर भी था ये। इज़ allegedly responsible for the perpetrating several killing including लखनपुर बाथ मास्कर, ठीक है। मतलब ये केस है जिसके अंदर 61 दलित मर गए थे। तो इनको ये भी माना जाता है कि मतलब ये जो रणवीर सेना जो है ये उस केस के अंदर इन्वॉल्व है और इसने भी मतलब मारने में काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प की थी, काफ़ी सारे दलितों को मारा गया था, ठीक है, 1996 में दिसंबर में, ठीक है। तो हीज हैंड वॉज ऑल्सो सस्पेक्टेड इन कार्नेजेस दैट टू प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहानाबाद, औरंगाबाद एंड नवादा इन 1990s। द चीफ ऑफ रणवीर सेना, यानी ये जो है इसका असली मतलब पूरा नाम है ब्रह्मेश्वर सिंह, वॉज शूटेड डेड ऑन जून 1, 2012, ठीक है। मतलब 2012 जून 1 को इसको मार दिया गया, शूट कर दिया, मतलब किसी और ने इसको मार दिया, ब्रह्मेश्वर सिंह को, ठीक है। बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है, ओके। तो ये सारे कुछ वायलेशंस होते हैं, मे बी सारे वायलेशंस आपको समझ आ गए होंगे। अब नाउ यहाँ पर वायलेशन समझ गए कि किस किस प्रकार के वायलेशन किए जाते हैं शेड्यूल्ड कास्ट के जो राइट्स हैं उनका। तो अब ये समझ लेते हैं कि अगर आपके राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है तो अब आप किस तरीके से उसका रिड्रेसल कर सकते हो। मतलब अगर आपका कोई वायलेट कर रहा है कि आपको मान लो स्कूल में भगाया जा रहा है कि आप छोटी कास्ट वाले हो, तो आप किस तरीके से अपने राइट को वापस से बचा सकते हो, अपने राइट को ले सकते हो, रिड्रेस किस तरीके से कर सकते हो, उसका मैकेनिज्म किस तरीके का बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो वो अब समझ लेते हैं कि आप किस तरीके से अपने राइट्स को बचा सकते हो, ठीक है। तो देखो आप पढ़ते हैं रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ से एससी, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है। तो देखो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 has recognized every individual right to seek redressal from the court if his her right are violated, ठीक है। जैसे मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स 2 में बताया था कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर कोई ब्रेक करता है, मतलब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जाता है, तो ऐसे टाइम पर आपके पास पावर होती है, आप एक नॉर्मल पीपल होकर भी आपके पास ये पावर रहती है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको कोई सिविल कोर्ट में, मतलब कोई भी नॉर्मल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपको हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेशन किया जाता है, ठीक है। अगर फंडामेंटल वायलेशन किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाएगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखोगे तो जैसे अब अनटचेबिलिटी है तो भी फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है। तो वो अगर उसका वायलेशन किया जा रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, रिड्रेसल के लिए। जैसे लिखा देखो आर्टिकल 32 स्टेट दैट व्हेन एन इंडिविजुअल इज डिप्रिवेड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट ही कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट एंड सीक जस्टिस, ठीक है, मतलब जस्टिस ले सकता है। अंडर आर्टिकल 32 द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स
ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। ऐसा भी कहा गया है कि आर्टिकल 32 में ये भी बोला गया है पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर नॉर्मल जो कोर्ट होता है उसको भी ये पावर दे सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट लेवल की पावर दे सकता है, लोकल जो कोर्ट होता है उनको भी दे सकता है, मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से जस्टिस दे सके। अगर वो मान लो आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट किधर नहीं जा सकता, उतना दूर नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, मान लो वो कर्नाटका में रहता है तो वो नहीं जा सकता उतना दूर, उतना उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे टाइम पर वो लोकल कोर्ट में भी जा सकता है, पार्लियामेंट वो पावर दे सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आर्टिकल 32 कहता है, जिसकी वजह से आपके पास ये मतलब आप रिड्रेसल कर सकते हो अगर आपके साथ कोई भी आपके राइट का वायलेशन होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस आदमी के ऊपर केस कर दोगे, ठीक है। देन उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, 6 महीना तो मिनिमम जेल रहेगी एंड 5 साल तक भी जेल बढ़ सकती है, एंड ऊपर से वो फाइन भी बढ़ेगा एंड साथ में आपको कंजर मतलब जो हेल्प रहेगी वो भी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 226 क्या कहता है कि कई बार होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक ही है, दिल्ली के अंदर है, ऊपर से उसमें बहुत सारे केसेस भी रहते हैं, तो ऐसे टाइम पर हम सोचते हैं काम करते हैं अपने जो स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वहीं पे चले जाते हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है अपने इधर का, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट दिखता कैसा है। देखो ये मतलब ये तो अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अब क्योंकि हमारे इधर मतलब हम सोचते हैं चलो नज़दीक है बॉम्बे हाई कोर्ट, उधर ही चले जाते हैं, तो अब वहाँ पे हम किस तरीके से जा सकते हैं अगर हमारा राइट का वायलेशन होता है। तो आर्टिकल 226 यही पावर देता है आपको, हर एक आदमी को, कि अगर आपका कोई भी राइट, ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात नहीं की गई है, कोई भी राइट अगर आपका ब्रेक किया जाता है, कोई भी राइट अगर आपका वायलेट किया जाता है, तो ऐसे टाइम पर आप जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो और वहाँ पर मतलब केस कर सकते हो, जिसके वजह से आपको जो कोर्ट रहेगा वो हाई कोर्ट जो रहेगा वो आपको जस्टिस देगा, ठीक है। देखो लिखा क्या हुआ है यहाँ पर कि आर्टिकल 226 एम्पावर एवरी हाई कोर्ट टू इशू राइट्स का मतलब आदेश देना, ठीक है, कि हर एक हाई कोर्ट जो रहेगा उसके पास ये पावर रहेगी, वो आदेश दे सकता है किसी को भी, कुछ भी मान लो डॉक्यूमेंट लाना या फिर पब्लिक रिकॉर्ड से कोई वीडियो फुटेज जैसे रहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को आदेश दे सकते हैं, या फिर किसी ऑफिसर को बुलाना है, समन करना है, तो वो सारे आदेश देने का काम कर सकता है वो। द कोर्ट आर एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट एंटरटेन राइट पिटिशन फ्रॉम पर्सन और पर्सन हुज राइट आर वायलेटेड, ठीक है। तो जो कोर्ट जो रहेगा वो सारी चीज़ें करेगा ताकि जो है उस पर्सन को जस्टिस मिल सके, ठीक है। तो यही आर्टिकल 26 कहता है कि मतलब आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो, और आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो ऐसे टाइम पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है खाली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप चाहो तो लोकल कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है तो लोग ज़्यादातर मतलब इसलिए यहाँ पर बेस इसी दिया गया है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पहले लोकल कोर्ट में जाऊंगा फिर हाई कोर्ट में जाऊंगा तब सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। देखो अब आगे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप रिड्रेसल मैकेनिज्म एट नेशनल लेवल एंड एट स्टेट लेवल। द रिड्रेसल मैकेनिज्म आर इन द फॉर्म ऑफ कमीशन सच एज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ऐसे काफ़ी सारे कह सकते हो मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे कमीशंस बनाए गए हैं ताकि वो जो अलग अलग कमीशंस जो है वो एक पर्टिकुलर केस के ऊपर ध्यान रख सके। जैसे अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए खास करके एक कमीशन बनाई गई है जिसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। मतलब ये जो कमीशन रहेगी ये शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी केसेस रहते हैं, मान लो आपका कोई भी राइट वायलेट होता है इस बेसिस पे कि आप शेड्यूल कास्ट के हो, तो ऐसे टाइम पर आपका जो केस रहेगा वो कोई नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएगा केस, आपका जो केस होगा वो इस खास करके मतलब ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है इसके पास ये केस जाएगा, स्पेशल कोर्ट के पास केस जाएगा, और वो जो रहेगा कोर्ट वो उस केस को मतलब इंक्वायरी करेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई और उस हिसाब से आपको जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे टाइम पर वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको देखभाल किया जाता है, मतलब अच्छे तरीके से आपके साथ मतलब ट्रीट आपको किया जाता है, ठीक है, जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया है, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके लिए भी बनाया गया है कमीशन जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जो ओबीसी वाले होते हैं, तो उनके साथ भी अगर कोई वायलेशन होता है इनके राइट्स का भी तो उनके लिए भी ऐसे कोर्ट्स बनाए गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है। इसमें कमीशन अलग से बनाई गई है जो कि उनकी देखभाल रखती है कि भाई जितने भी शेड्यूल टाइप कास्ट वाले उनका सही से सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं, उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं कहीं पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ओके। तो मे भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा है, आप कैसे हाई कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्टली या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपने राइट को वायलेट होने से रोकने के लिए। और गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लेती रही है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे कमीशन बनाती है ताकि आपका जो राइट है वो बचा रहे, आपका कोई भी राइट जो है वायलेट ना करे। अगर मान लो आपका कोई राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली उन कमीशंस में जाकर
मतलब कंप्लेन कर सकते हो कि देखो ये हमारा वायलेशन हो रहा है हमारे राइट्स का, ठीक है। सो मे बी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, आपके जितने भी दोस्त लोग हैं और जो कॉलेज का ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दो, ताकि उन लोग भी देख सके इस वीडियो को, कि कई बार होता है लोग वीडियो सर्च मारते हैं उनको वीडियो मिलती नहीं है। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा, अगर आपके पास बुक नहीं है स्टडी पर्पस के लिए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर इस बुक का पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप चाहो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, तो वहाँ पर भी जाकर आप मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब हो सकता है वीडियो आ जाइए और वीडियो को 1-2 दिन बाद देख रहे हो आप, तो हो सकता है इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पर आ गई हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।